नमस्कार, कृषि दर्शन के लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं आपका फोन इन कार्यक्रम है जहां आप हमसे सीधे सीधे दूरभाष पर बात भी कर सकते हैं और आज के विषय संबंधित किसी भी समस्या का समाधान स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों द्वारा पा सकते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे दूरभाष नंबर हैं 2800-177 और 2800-178। यदि आप शिमला से बाहर से कॉल करेंगे तो शिमला का STD कोड यानी 0177 ना लगाना भूलें। हमारे टेलीफोन नंबर्स एक बार फिर नोट कर लें 2800-177 और 2800-178। हमारे आज के इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए जो हमने विषय चुना है वो है पशुओं में बाह्य व आंतरिक परजीवियों से होने वाले रोग व उनकी रोकथाम। जहाँ इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता। आप वेटनरी हॉस्पिटल तारादेवी शिमला में वेटनरी ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे आप जानते हैं आज हम बात करेंगे बाह्य और आंतरिक परजीवियों के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आप हमें ये बताएं कि जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं और यहाँ सभी जानते हैं कि जैसे यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है और यहाँ का जो जलवायु है जिस प्रकार की है, तो उसमें इन परजीवियों का कितना महत्व रह जाता है? जब भी हम इस बारे में बात करें, बाह्य या आंतरिक परजीवियों के बारे में बात करें, तो एक्टो एंड एंडोपैरासाइट जिनको हम बोलते हैं, तो इनका इफेक्ट पड़ता है जब एनिमल की इम्यूनिटी जब शक्ति कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। मेन तरह ये जो इफेक्ट पड़ता है इनका वो पड़ता है बरसात के मौसम में, पर वैसे भी पूरे साल भर इनका इफेक्ट पड़ता ही रहता है। तो इम्यूनिटी जैसे ही एनिमल की कम होगी वैसे ये एकदम से अपना इम्पैक्ट शो करते हैं और एज ए वेक्टर काम करते हैं बीमारी फैलाने में। ज़्यादातर बरसात के मौसम में और पूरे साल भर भी इसके केसेस मिलते ही रहते हैं। आमतौर पर अगर देखा जाए तो बरसात में इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अच्छा, ये जो बाह्य परजीवी की जैसे हमने बात कर दी या ये आंतरिक परजीवी की बात कर दी, तो थोड़ा उदाहरण के साथ हमें बताएं कि ये इनमें क्या फ़र्क है या इनका क्या मतलब है? बाह्य और आंतरिक परजीवियों को हम डिवाइड करते हैं। परजीवियों को दो तरह से बांटते हैं, एक एक्टोपैरासाइट, एक एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो हुए जो शरीर के बाहर जैसे स्किन में होते हैं, जैसे टिक्स, फ्ली, लाइस, माइट, हिंदी में बोलें तो चीड़न, पित्थड़, ये हो गई मेन तरह से, पिस्सू हो गए। और अगर इंटरनल पैरासाइट्स की बात करें, एंडोपैरासाइट्स की बात करें, तो उनमें आ गए हमारे जितने भी राउंड वर्म, जैसे राउंड वर्म्स हो गए, गोल कृमि कीड़े, या फ्लैट वर्म्स हो गई, या सिस्टोड हो गई, या लीवर फ्लूक हो गई। तो दो तरह से हम इनको परजीवियों को डिवाइड करते हैं। एक्टोपैरासाइट्स जो चमड़ी में पाए जाते हैं, स्किन में, एक्सटर्नल सरफेस में। एंडोपैरासाइट जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं, इंटरनल बॉडी सिस्टम में। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि जैसे बाह्य परजीवी की जब हम बात करेंगे तो बाह्य परजीवी वो परजीवी हो गए जो कृमि हमारे शरीर के पशुओं के जो बाहर पाए जाएंगे। जैसे आपने चिचड़ बताया, अपने चिड़न भी इसको आमतौर पर कॉमन भाषा में से बोलते हैं, पिस्सू वगैरह, और ये जो भी है। और जो आंतरिक परजीवी हैं वो जो शरीर के अंदर हैं, चाहे वो किसी भी चाहे वो पेट में है, आपने जैसे इंटेस्टाइन में हो, एबोमेजम में हो, कहीं भी शरीर के कहीं भी अंदर हो सकते हैं। तो इनसे अगर हम बात करें तो क्या क्या नुकसान पशु को हो सकता है, खासतौर पर अगर हम एक दुधारू पशु की बात करें तो? दुधारू पशु की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में जो इफेक्ट पड़ता है वो इन्हीं परजीवियों का पड़ता है। जैसे आप देखेंगे कि आमतौर पे किसान आता है, अपनी प्रॉब्लम लेके आता है कि जी हमारे पशु खा रहा है पर वजन पूरा प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वीकनेस है, तो वो उसका कारण यही परजीवी रहते हैं कि वो जितना भी वो मिनरल सप्लीमेंटेशन, फीड या जो भी न्यूट्रिशियस चीज़ें उनको खिला रहा है वो सारा का सारा परजीवी खा जाते हैं और एक किसान भाई के पशु के ऊपर कुछ भी नहीं लग पाता है। तो वीकनेस जो भी शरीर में आ रही है, एलोपेशिया है, जैसे बाल झड़ रहे हैं, ठीक है जी, इनफर्टिलिटी है, गाय टिक नहीं रही है, दूध कम हो रहा है, या ये कह रहे हैं एनिस्ट्रस है, गाय बोल नहीं रही है, या वजन पूरा आ नहीं रहा है, गाय का जितना वजन होना चाहिए, जब मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं, टीका लेने के लिए वजन पूरा आना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, या प्रोडक्शन लॉसेज हो रहे हैं, जितने भी दूध कम हो रहा है, ग्रोथ उतनी नहीं आ पा रही है। जितने भी ये प्रोडक्शन के हमारे क्राइटेरिया लेते हैं, हम फिजिकल करेक्टर्स लेते हैं, ये किसी ना किसी तरह से हमारे पैरासाइट परजीवियों से अटैच्ड हैं। ये इनके शरीर में होने पे ये सारी चीज़ों का नुकसान होता है। शरीर में ये रहेंगे फिर इम्यूनिटी कम होगी तो और भी घातक बीमारियां कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम बाह्य परजीवी या एक्टोपैरासाइट की बात करें और आमतौर पर उसमें चिचड़ की या चिड़न की अगर हम बात करें तो बहुत कॉमन समस्या अगर हम कह सकते हैं हमारे पशुपालक भाइयों को होती है, तो इसके बारे में थोड़ा हमें ये बताएं कि एक तो आपने बताया कि जब ये बाह्य परजीवी होगा तो ये क्या क्या ये नुकसान कर सकता है। पशु आपका कमज़ोर हो जाएगा, पशु की जो उत्पादन क्षमता है जो उसकी वो भी उसमें भी कमी आ जाएगी उसको, और अन्य रोग भी हैं उसको उससे ग्रस्त हो सकता है। तो अगर उसने
चिच्चड़ से बचना है तो क्या क्या उसे पग उठाने चाहिए, ये विस्तार से आपसे जानेंगे। पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है कि संपर्क कभी सफल नहीं हो पाया है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे चिच्चड़ की। तो अगर हमारे पशुपालक ने इस एक्टोपैरासाइट या बाह्य परजीवी जो है, जो आमतौर पर पशुओं के बाहर से जो देखने को दिख जाता आसानी से, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करें और रोकथाम या बचाव के लिए क्या करें, पूरा विस्तार से हमें बताएं कि पूरा किस प्रकार से उसके, अगर हम बात करें साफ़ सफाई की या उसकी गौशाला किस प्रकार से निर्मित होनी चाहिए, पशु को क्या क्या देखभाल करनी चाहिए, क्या क्या उसको खिलाना चाहिए, कब कब उसको दवाई देनी चाहिए, पूरे विस्तार से आप हमें पशुपालकों को बताएं। अगर हमें इस बारे में डिटेल बात करनी है तो सबसे पहले हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि पशुपालकों को अपने पशु की साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। परजीवियों से बचने, बिल्कुल साफ़ सफाई का ख्याल रखें, पूरे उसको कम क्लीन करें, पूरी तरह से साफ़ रखें। फिर अगर हम बात करें कि उनका जहाँ वो रहते हैं, गौशाला में रह रहे हैं, उसकी साफ़ सफाई कैसी है। अक्सर ये देखा गया है कि हम पशु को परजीवी हैं, हम उसको दवाई देते हैं, दवाई देने के बाद वो परजीवी शरीर से छटके गौशाला की दरारों में जाके बैठ जाते हैं जी, और थोड़े दिनों बाद फिर से एनिमल को इफेक्ट करते हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो सबसे पहले पशुपालकों को ये ख्याल रखना पड़ेगा कि अपनी गौशाला का बिल्कुल साफ सफाई रखें, जितनी भी दरारें उनको चूने से भर दें, पूरी से गौशाला में साफ रखें, फिनाइल वगैरह से सफाई करें। अच्छा। पशुपालक उसको गाय के पूरी सफाई का ख्याल रखें। फिर भी अगर पशुपालकों के पशुओं में ये चीड़न पड़ जाते हैं तो सबसे पहले वो ये कर सकते हैं कि डेल्टामेथ्रिन नाम की दवाई आती है या साइपरमेथ्रिन नाम की दवाई आती है, डेल्टॉक्स या ब्यूटॉक्स के नाम से ये आती है। ये 2 ml 1 लीटर पानी में मिला के पशुओं में लगा सकते हैं। लगाते हैं। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रखेंगे। एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। जो आपका एक प्रोग्राम चल रहा है जी। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपकी आवाज़ हम तक पूरी अभी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हाँ जी, हमने नहीं आ रही है, मेरे पास तो आवाज़ आ रही है। हाँ, आपको आ रही होगी, लेकिन अभी हमें यहाँ स्टूडियो में हमें नहीं सुनाई दे रहा। हाँ बोले, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, हमें पूछना चाहिए कि चिकन की दवाई लगाते हैं उसके जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं ना, उसके बारे में। अच्छा, बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। जो दुष्प्रभाव है खासतौर पर चिच्चड़ की जो दवाई की जो डॉक्टर साहब ने बात की है। हाँ जी। जी हाँ, जो पड़ जाते हैं ना, हम दवाई लगाते हैं ना, उससे शरीर पे जो स्किन पे जो अंदर जल चली जाती है ना। हाँ जी जी। उससे तो पशु कहीं बेहोश हो जाता है। क्या हो जाता है? जब दवाई लगाते हैं ना कि पशु चिकन की ना जी, कई बार तो आमतौर पर डॉक्टर साहब ये जो हमारे जो कॉलर है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इन्होंने पूछा है, क्योंकि जो चिच्चड़ है उसको हमें दवाई से जब कोई लगानी है तो उसको मारना है बेसिकली, तो उसका दुष्प्रभाव उस पशु पर भी पड़ सकता है। तो उसको किस प्रकार से उसमें दुष्प्रभाव से रोका जा सके या बचा जा सके, तो वो तो खैर उसके बारे में थोड़ा सा हमारे पशुपालकों को उसी पे आ रहा था जी। अभी जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, जब भी हम दवाई लगाएं पशुपालकों को, जब भी दवाई लगाने को कहते हैं तो उसकी अमाउंट के बारे में, जो उसकी मात्रा है उसके बारे में ख्याल रखें जी। हाँ, जैसे डोज रेट के बारे में बहुत ख्याल रखें। जैसे अगर बहुत ही कम मात्रा में चीड़न पड़े हैं तो आप 2 ml 1 लीटर पानी में लेके, ठीक है जी, धूप में लगाएं, ठीक है। और ख़ास तौर से ये ख्याल रखें कि नाक में, कान में, मुंह में, पेशाब करने वाली जगह में या गोबर करने वाली जगह में, वहाँ पे ना लगाएं, ठीक है जी। उस वहाँ पे अगर ये दवाई लगती है या आपने पशु साथ में बांध रखे हैं तो एक पशु दूसरे पशु को चाट लेता है, चाट भी सकता है, तो एक चाट लेता है, तो इस वजह से टॉक्सिसिटी होने का खतरा रहता है। तो ये 4-5 जगह, जैसे मैंने बताया, आँख, नाक, कान, मुंह करने वाली जगह, गोबर करने वाली जगह, यहाँ ना लगाएं। 10 बजे जैसे आप धूप के समय पे लगाएं और पशुओं को दूर बांध लें और 1 बजे के करीब उसको नहला दें। अच्छा। ताकि ज़्यादा देर वो दवाई शरीर में ना रहे और टॉक्सिसिटी उसकी ना बन पाए। और दूसरा ख्याल रखना है कि एक दूसरे को पशु चाटे ना। अमाउंट का बड़ा ख्याल रखें। जब भी आप रखें स्मॉल अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में चीड़न पड़े हैं तो 2 ml 1 लीटर पानी में, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो 4 ml 1 लीटर पानी में आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ासतौर पर जब, जैसे आपने डॉक्टर साहब कहा कि डोज बढ़ा दी जाती है, तो जैसे आपने कहा कि भाई सुबह अगर 10 बजे लगाते हैं और वो दिन को 1 बजे करीब उसको नहला दें और धूप में ये लगाना है, और कुछ आपने विशेष जो
स्थान बताएं वहाँ पे नहीं लगाना है, कि हो सकता है वहाँ से, क्योंकि ऑब्जर्प्शन जो है बॉडी में, सर्कुलेशन में ज़्यादा आपकी दवाई एकदम पहुँच सकती है, तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो हमारे कॉलर थे और जो उनके थोड़ी सी मंशा और जो संशय की स्थिति उनके मन में थी, उनको ज़रूर उनका निराकरण उसका हुआ होगा। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि एक तो हमने बचाव करना है कि जो एक्टोपैरासाइट है वो पशु में ना हो, तो पशुशाला की भी साफ सफाई की आप बात कर रहे थे, तो थोड़ा उसमें थोड़ा सा और पशुशाला की जब हम बात करते हैं तो मैंने बताया कि मेन तरह जो ये पशु जो परजीवी हैं वो क्या करते हैं कि शरीर में रहेंगे जी। जैसे पशुपालक दवाई लगाते हैं शरीर में, ये क्या करते हैं, परजीवी जो है झड़ के दरारों में छुप जाएंगे जी। थोड़े दिनों बाद जैसे ही दवाई का असर खत्म होने लगेगा, ये फिर से शरीर में चढ़ जाते हैं। तो मैं पशुपालकों को ये ख्याल रखना पड़ेगा कि जैसे आप दवाई लगाएं तो साथ में पशु जो गौशाला है उसकी दरारें सारी भर दें, ताकि उनको जगह ना मिले छुपने के लिए। ठीक है, वो चूने से भरते हैं सारी की सारी दवाएं और दीवारें। तो अगर इस चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो वो जो परजीवी हैं दोबारा से पशुओं के ऊपर नहीं चढ़ेंगे और इसका इफेक्ट नहीं हो पाएगा। साथ में वेंटिलेशन का ख्याल रखें, पूरे हवादार होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, ड्रेनेज होनी चाहिए, गंद नहीं होना चाहिए, पेशाब निकालने के लिए ड्रेनेज पूरा प्रॉपर होनी चाहिए, गोबर साफ करना, सफाई का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। तब ये इन चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो इनका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है। अच्छा, तो अगर डॉक्टर साहब अब हम आंतरिक परजीवियों की अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर कौन कौन से ऐसे परजीवी हैं जिनका अधिक नुकसान जो है हमारे पशुओं में होता है? अगर हम आंतरिक परजीवी की बात करें तो इनको एंडोपैरासाइट जो हम बोलते हैं, तो इनमें हम डिवाइड करते हैं दो, इनको राउंड वॉर्म्स जो गोलाकार कृमि, गोल कृमि जो रोल कृमि है जी, राउंड वॉर्म्स हो गई, फ्लैट वॉर्म हो गई जो फ्लैट कृमि आकार के होंगे, ठीक है जी, टेप वॉर्म्स हो गई, ठीक है जी, इसमें सिस्टोड्स आ गए, लीवर फ्लूक्स आ गई। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं, राउंड वॉर्म और फ्लैट वॉर्म की फॉर्म में इनको डिवाइड करते हैं। जो आंतरिक परजीवी हैं उनको इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे जो नुकसान क्या है, जो ये परजीवी हैं जो पशु को पहुंचा सकते हैं, तो आमतौर पर मुख्य एक ही प्रकार का इसमें नुकसान रहेगा। जैसे आपने कहा था कि एक तो उत्पादक क्षमता जो है पशुओं की उसमें कमी आ जाती है, उसके साथ साथ वो जो हीट में है, जो गाय जो है वो बोलती भी, उसमें भी वो एनिस्ट स्टेज में चली जाती है कि वो बोलती नहीं है समय पर, और इसके साथ साथ वो कमज़ोर भी हो जाती है। तो एक अगर पशुपालक है, अगर बाह्य परजीवी की हम बात करते हैं तो वो तो चलो बाहर से अगर गौर से पशु को वो देखे तो उसको कोई ना कोई वहाँ पे बाह्य परजीवी दिख जाएगा, क्योंकि उसकी चमड़ी पे होगा। तो आंतरिक परजीवी का प्रकोप है, तो उसकी पहचान हमारा जो पशुपालक है वो कैसे कर सकता है? इसके लिए बड़ा ही आसान सा तरीका है जी। पशुपालक क्या कर सकते हैं कि जो गाय, जो एनिमल जिसका आपने चेक करना है, उसका गोबर ले जाके पशु चिकित्सालय में जाएं, निकटतम पशु चिकित्सालय में जाएं और डॉक्टर साहब को दिखाएं। वो अपने स्लाइड माइक्रोस्कोप में चेक कर लेंगे कि कौन सा इसमें एग गिरा है, एग आया है फीसिस में, और उससे पता लग जाता है कि एंडोपैरासाइट कौन से किस्म के एंडोपैरासाइट से इन्फेक्ट हुआ है। और कोई अगर हम बाहर की कोई पशु में कोई बाहर का कोई लक्षण, कोई किसी प्रकार का कोई उसमें है, जैसे आप कह रहे थे कि पशु में काफ़ी वो कमज़ोर हो जाता है, उसमें जो उसके जो बाहर की जो हेयर कोट जो था उसका वो भी काफ़ी एलोपेशिया हो जाता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, ये और काफ़ी रफ सा वो ये हम एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक हम एक क्राइटेरिया मानते हैं कि जानवर के पेट में कीड़े होंगे। अच्छा। टेस्ट करने के लिए अब जाके निकटतम पशु चिकित्सालय में जाएं और अपना गोबर टेस्ट करवाएं, उसमें पता लग जाएगा कि कौन सा एग सिक्रीट हुआ है। पर अगर एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक की बात करनी है तो जो भी एनिमल वीक है, कमजोर है, खा रहा है, पूरी तरह से खा रहा है पर वजन गेन नहीं कर पा रहा है, वजन वो गेन नहीं कर रहा है, एलोपेशिया है, बाल झड़ रहे हैं, वीक है, एनिस्ट्रस में एनिमल बोल नहीं पा रहा है, या इनफर्टिलिटी है, इस तरह से रिप्रोडक्शन लॉस है, ग्रोथ पूरा नहीं ले पा रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक अगर हमारे को किसी जानवर में मिलते हैं तो हम ये हमारा शक सीधा पड़ता है कि इसके अंदर आंतरिक परजीवी हैं, तो इसका गोबर टेस्ट किया जाए और इसको डिवॉर्मिंग करवाई जाए। अच्छा, ये जैसे डॉक्टर साहब आपने डिवॉर्मिंग की बात की, तो आमतौर पर जैसे वैक्सीनेशन भी होती है, टीकाकरण होता है, और उसके भी तय समय पर उसको किया जाता है, और तो क्या डिवॉर्मिंग भी हम उसी शेड्यूल में कोई उसका बना सकते हैं कि वो हमने करना ही करना है, कि चाहे हमें हमारे पशु में वो जो लक्षण आप बता रहे हैं कि शरीर के बाहरी में क्या हमें दिखेगा, किस प्रकार का उसका वो कमज़ोर होगा, जितना आप उसको खिला रहे हैं उतना वज़न उसमें नहीं आ रहा है, उत्पादन उतना नहीं बढ़ रहा है, तो डिवॉर्मिंग की अगर हम बात करें इसको भी हम शेड्यूल में डाल सकते हैं पूरे अगर वर्ष भर में? बिल्कुल। तो डाल सकते हैं, तो कितने
वक्फे के बाद या कितने अंतराल के बाद हमें इसको रिपीट करना चाहिए? बिल्कुल डिवॉर्मिंग के शेड्यूल में हम डाल सकते हैं। हम ये क्या करते हैं कि पहले की स्टडीज़ थी वो कहती थी कि 6 महीने में एक बार पेट के कीड़ों की दवाई खिलानी है, पर अब जो नई स्टडीज़ आई हैं उसमें ये कहते हैं कि 3 महीने में एक बार पेट के कीड़ों की दवाई खिलानी है। किसान भाई ये ख्याल रखें कि 3 महीने में एक बार पेट के कीड़ों की दवाई खिलाएं। एक ही तरह के पेट के कीड़ों की दवाई ना खिलाएं। पर्ची जो पशु चिकित्सालय में पर्ची बनाई है उसको संभाल के रखें। जैसे रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में जो पेट के कीड़े की दवाई खिलाई है, फिर वो सर्दी के मौसम में वो ना खिलाएं। पर्ची लेके आएँ तो डॉक्टर को दिखाएं कि हम इस पेट के कीड़े की दवाई अभी खिला चुके हैं, अब हमें क्या कहते हैं दूसरे पेट के उसको खिलानी है, ताकि वो रिपीट ना हो जाए। और अपना गोबर टेस्ट करवाएं। पर्ची संभाल के रखें ताकि 3-3 महीने के अंतराल के बाद आप डिवॉर्मिंग को रिपीट कर सकें। अच्छा, हाँ। तो अगर हम बात करें कि जैसे आपने बहुत बताया कि नुकसान तो बहुत है कि या तो सही समय पर जो गाय है आपकी वो बोलेगी नहीं, हीट में नहीं आएगी, अगर उसको किसी भी एक्टो पैरासाइट का अगर प्रकोप है वो कमज़ोर रहेगी, उसकी जो उत्पादन क्षमता है उसमें भी गिरावट आएगी। तो इस सारे जो लॉसेस अगर हम बात करें, जो नुकसान है हमारे पशुपालक भाई को बहुत हो सकता है। तो इसके लिए आपका विभाग क्या पग उठा रहा है कि अधिक से अधिक हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो जागरूक हों कि किस प्रकार से, जैसे आपने कहा कि जो पशुशाला का निर्माण कैसा होना चाहिए, साफ़ सफाई पशुशाला की कैसी होनी चाहिए, और पशु की स्वयं की सफाई के बारे में भी आपने बताया। तो आपका विभाग क्या क्या पग उठा रहा है, थोड़ा बताएं। विभाग द्वारा स्कीमें चलाई जा रही हैं जी, डिफरेंट स्कीमें हैं। जैसे RKVI के कैंप चलाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें हम किसान भाइयों के पास जाते हैं, उनको पूरी जानकारी देते हैं जितनी स्कीम्स हमारी डिपार्टमेंट की चल रही हैं। अगर हमारे इनफर्टिलिटी के कैंप्स चल रहे हैं, इनफर्टिलिटी के कैंप लग रहे हैं, जिसमें पशुपालक अपने जानवरों को लेके निकटतम जहाँ पे भी कैंप लग रहा है वहाँ पे पशुपालकों का जाँच होती है, उसमें अपनी जाँच करवाएँ। साथ में उधर हम उनको जागरूक भी कर रहे हैं जी, ठीक है। हमारे डिफरेंट डेयरी फार्म्स हैं, फार्म्स, और वहाँ पे हम पशुपालकों को ले जाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। वहाँ पे ट्रेनिंग देने पे हम उनको सिखाते हैं, सारा जागरूक करते हैं। मीडिया के थ्रू भी हम करते हैं, जैसे आज प्रोग्राम दे रहे हैं, इसमें भी दे रहे हैं, यानी तो रेडियो में देते हैं, प्रोग्राम देते हैं, तो मीडिया के थ्रू भी हम जागरूक करते हैं। कैंप्स भी लगा रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं फार्मर्स को, स्टेट में भी, आउटसाइड भी, जैसा भी मौका मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि आज और 1 दशक पहले, या जब आपने सेवा में आप आए, तो पशुपालक की जो जागरूकता का जो स्तर की आप बात कर रहे हैं, आपको कुछ उसमें लगता है कि उसमें कुछ फ़र्क आया है? जब हम इसमें बहुत फ़र्क आया है जी। पहले जब हम ज्वाइन किए थे या नौकरी में आए थे, तो पशुपालक जो है डिवॉर्मिंग के बारे में या एंडो पैरासाइट के बारे में इतना ख्याल नहीं रखते थे। पेट के कीड़ों की दवाई खिलाने के बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं रहते थे। पर अब जितने भी बड़े बड़े डेयरी फार्म्स हमारे पास है, जितने तारा देवी के आसपास जितने भी हैं, तो वो सब लोगों ने अपना शेड्यूल बना रखा है, कार्ड बना रखा है। कार्ड बना के वो चेक करते हैं कि 3 महीने कब हुए, 3 महीने होने पर वो डिवॉर्मिंग करवाते हैं। पेट के कीड़ों की दवाई खिलाते हैं, पूरे कार्ड है कि कौन सी वाली दवाई खिलाई गई है, कौन सी रिपीट नहीं कर रही है, किस समय खिलानी है, कैसे खिलानी है, इस बारे में पूरे जागरूक हैं जी। और पहले इतना टिक्स वगैरह की जो एक्टो पैरासाइट्स हैं, जैसे बाह्य परजीवी हैं, उनके बारे में इतने जागरूक नहीं रहते थे। अब लोग जागरूक रहने लगे हैं। उनसे होने वाली बीमारियां, जैसे मैं अगर विस्तृत तौर से कहूँ, बबेशिया, थैलेरिया, एनाप्लाज्मा, जो मेन बीमारियां रहती हैं, इसके बारे में इतने जागरूक नहीं थे। अब किसान भाई अपने आप जागरूक हो गए हैं। जैसे लक्षण पता लगा लेते हैं, जैसे बबेशियोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें पेशाब में खून निकलता है, हीमोग्लोबिनूरिया होता है। तो किसान भाई अब जागरूक हो गए हैं, उनको पता है कि हीमोग्लोबिनूरिया क्या है। वो पेशाब का सैंपल लेते हैं, उसको इकट्ठा करके रखते हैं, हिलाएंगे बिल्कुल नहीं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि डॉक्टर साहब, जब हम बाह्य और आंतरिक परजीवियों की बात करते हैं तो स्वयं वो तो बीमारी करते हैं, साथ साथ अन्य रोग भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे आज स्टूडियो में और हमारे पशुपालक भाइयों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम एक बार आपका फिर से धन्यवाद करते हैं। तो ये था आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। आप देखते रहिए दूरदर्शन। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।